माननीय सदस्य श्री केदारनाथ पांडे जी ने संशोधन प्रस्ताव दिया है, कृपया पढ़ें। माननीय सभापति महोदय, आपने माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी द्वारा महामहिम राज्यपाल के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिस पर माननीय सदस्य राजीव कुमार जी ने समर्थन का प्रस्ताव दिया है, उस पर अपने संशोधन प्रस्तावों के पक्ष में अपनी बातें रखने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, प्रस्तावक महोदय ने स्वास्थ्य, शिक्षा और मुख्यमंत्री के साथ निश्चय पार्ट 2 जैसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी बात रखी है और 15 वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने जो प्रगति के काम किए हैं उनका भी उल्लेख किया है। शिक्षा का खास तौर से उल्लेख हुआ है, स्वास्थ्य का खास तौर से उल्लेख हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि इस राज्य में शिक्षा का विस्तारीकरण तो हुआ है, लेकिन शिक्षा में गुणात्मक विकास की स्थिति अभी भी नहीं आई है। और ये सही है महोदय कि विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक स्थितियों से गुजरते हुए देश की और राज्य की जनता की खुशहाली के लिए ही विकास की प्रक्रिया सरकारों द्वारा लाई जाती है। और शिक्षा 7 दशकों की आजादी के बाद देश में हर बच्चे का मानवाधिकार है। जब शिक्षा हर बच्चे का मानवाधिकार है, तो हमारे विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभिवंचित वर्गों के बच्चे, हाशिए पर रहने वाले लोगों के बच्चे, आरक्षित वर्गों के बच्चे, कमजोर वर्गों के बच्चे, उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना हम सबों का कर्तव्य है और सरकार का भी कर्तव्य है। और ये सरकार की संवैधानिक जवाबदेही है कि वो देखे कि उसके राज्य के जो कमजोर बच्चे हैं वो उच्च वर्ग के बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चर्चाएं हुई हैं कि शिक्षा का बजट लगातार बढ़ा है। इसमें दो मत नहीं है कि शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी की प्रक्रिया भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन आज भी शिक्षा का जो लक्ष्य है पूरी तरीके से इस राज्य ने हासिल नहीं किया है महोदय। यूडैश की रिपोर्ट है कि 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या में 8% की कमी आई है। 2014-15 में जहां सरकारी और अनुदानित विद्यालयों में बच्चों की संख्या 2,06,49,462 थी, 2018-19 में
वो घट करके 1,66,84,400 पर आ गई। जाहिर होता है कि 40 लाख बच्चे सरकारी विद्यालयों से बाहर चले गए और ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुकाम को अभी तक हासिल करने में अपने को समर्थ नहीं बना सका है। महोदय, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो 2020 है, उसके अनुसार राष्ट्रीय औसत शिक्षा का 35.66 है, जबकि बिहार अभी 21वें स्थान पर है और बिहार का इंडेक्स 35.66 है। पूरे देश के राज्यों में दिल्ली नंबर 1 स्थान पर है, जहां इंडेक्स 44.73 है। कर्नाटक 43.64 पर है। राजस्थान 43.16 पर है। चंडीगढ़ 42.46 पर है। गोवा 42.47 पर है। असम 42.30 पर है। आंध्र 42.10 पर है। केरल 40.22 पर है। उत्तराखंड 38.77 पर है। इवन झारखंड जो 2000 में बिहार से अलग हुआ, वो भी बिहार से ऊपर 36.32 पर है और मध्य प्रदेश 35.32 पर है। छत्तीसगढ़ 36.16 पर है। यानी बिहार 21वें पायदान पर खड़ा है आज भी। ये साबित करने के लिए काफी है कि हमारे यहाँ बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य अभी भी हम लोगों ने हासिल नहीं किया है। और कठिनाई ये है कि इस प्रदेश में इतने प्रकार के विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में काम करने वाले इतने प्रकार के अध्यापक हैं कि शायद कोई शिक्षा मंत्री या विभाग का कोई नया पदाधिकारी जो प्रधान सचिव के पद पर आता है, अपने पूरे कार्यकाल में विद्यालयों का प्रकार और अध्यापकों के प्रकार को ही समझने में रह जाता है। वो उसका समाधान क्या निकालेगा, ये चिंता की बात है। आप देखें कि हमारे यहाँ जिला स्कूल किसी समय मॉडल स्कूल हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो किस तरीके से छपरा के जिला स्कूल में पढ़ते थे और उसकी चर्चा उन्होंने की है। लेकिन 68 जिला स्कूल जो इस राज्य में हैं, आज उन 68 जिला स्कूलों में उन्हीं के कैंपस में एक नए नवस्थापित जिला स्कूल खोल दिए गए, जिनके पास आधारभूत संरचनाएं नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास भवन नहीं है, लेकिन वो वहीं चल रहे हैं। राजकीयकृत विद्यालयों की अलग कोट, प्रोजेक्ट विद्यालयों की अलग कोट, उत्क्रमित और सर्वोदय और बुनियादी विद्यालय, ये अनेक प्रकार के विद्यालय अभी भी हमारे राज्य में संचालित हो रहे हैं और उनमें काम करने वाले शिक्षकों का प्रकार भी अनेक प्रकार का है। तो हमारा ये सुझाव है राज्य सरकार से कि जब ये सारे स्कूल एक ही प्रकार के हैं और गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में जहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ वो ये नहीं देखते कि ये सरकारी स्कूल है, जिला स्कूल है या राजकीयकृत है या प्रोजेक्ट है या उत्क्रमित है। वो स्कूल समझते हैं, शिक्षक को शिक्षक समझते हैं। इसलिए स्कूलों के संबंध में स्कूलों का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को ठीक करने की आवश्यकता है और उनमें जो काम करने वाले अध्यापक हैं, उनकी भी जो अनेक कोटियां हैं, उनको
प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक ये कोटियां तो हो सकती हैं, लेकिन उनको भी विभिन्न प्रकार के जो ये जिला परिषद के शिक्षक हैं, ये नगर निगम के शिक्षक हैं, ये नगर परिषद के शिक्षक हैं, ये दर्जनों कोटियों में रखा गया है। और सरकार जो पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान देती है, वो भी उसके चलते विलंब हो जाता है, कोटियों के चलते। इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि विद्यालयों की जो संरचनात्मक अवधारणा है, अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक नए प्रकार की संरचना सामने आई है, 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4, जहां अब विद्यालय पूर्व शिक्षा जोड़ी जा रही है और फाउंडेशन कोर्स करके जोड़ा जा रहा है। तो इसके आलोक में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में विद्यालयों के वर्गीकरण को समान किए जाने की आवश्यकता है और इसको भी अध्यापकों की कोटियों को भी समान किए जाने की आवश्यकता है महोदय। दूसरी बात महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि प्रत्येक पंचायत में एक +2 स्कूल हो। बेहद अच्छी बात है ये। हमको अच्छा लगता है कि हर पंचायत में कम से कम एक +2 स्कूल होगा, बच्चियां पढ़ेंगी, गरीब घर के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग उस सिद्धांत का अनुपालन तो कर रहा है, लेकिन उन जगहों पर भी कर दे रहा है जहां की अनुदान प्राप्त सरकार के विद्यालय मौजूद हैं और जो समृद्ध हैं, जिनके पास जमीन है, जिनके पास भवन है, जिनके पास अध्यापक हैं। अब ये छोटी छोटी बातें ऊपर के स्तर पर नहीं पहुंच पाती, लेकिन इससे फर्क ये होता है कि जो अनुदानित विद्यालय समृद्ध हैं, जहां पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है, वो प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हीं के कैंपस से सटा हुआ एक दूसरा मध्य विद्यालय एक विद्यालय में उत्क्रमित हो जाता है, माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हो जाता है। इसमें राज्य सरकार को बचत भी होगी। अगर राज्य सरकार ऐसे अनुदानित विद्यालयों में, जिसके पास भवन है, जिसके पास भूमि है, जिसके पास अन्य संसाधन है, उसको स्वीकार कर लेगी, तो इससे राज्य सरकार की करोड़ों करोड़ की बचत भी होगी। आज 9वीं कक्षा शुरू करने के लिए सरकार ने जो कई 100 करोड़ का उपबंध अपने बजट में किया है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन वो राशि बच सकती है और वो कम खर्च में वहां पे किया जा सकता है। महोदय, एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गांधी शताब्दी का समारोह बिहार में बड़े जबरदस्त तरीके से आयोजित किया गया। गांधी को हम सब लोगों ने याद किया, लेकिन 391 जो बुनियादी विद्यालय गांधी जी के नाम पे आज भी हैं, जिनके पास एकड़ जमीन है, माने उनके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद है, भवन छोड़ करके, अध्यापक छोड़ करके, उन बुनियादी विद्यालयों के विकास के लिए उनमें गांधी दर्शन पर आधारित पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए, जहां तक मुझे स्मरण है कि व्यास जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित हुई थी, मैं भी उसका हिस्सा था, और एक प्रतिवेदन भी सरकार के पास आया, लेकिन आज तक बुनियादी विद्यालयों की स्थितियां ठीक से अभी सुधर नहीं पाई। तो या तो बुनियादी विद्यालयों को महात्मा गांधी के दर्शन पर स्वरोजगार से जोड़ते हुए, पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करते हुए ठीक ठाक करने की आवश्यकता है, या तो उनमें भी सामान्य तरीके से ही जैसे मध्य विद्यालय चलते हैं या माध्यमिक विद्यालय चलते हैं, वैसी ही व्यवस्था उनमें भी हो रही है,
तो पहले के जमाने में वहाँ अध्यापक जो नियुक्त होते थे वो शिक्षा सेवा के पदाधिकारी होते थे। वो प्राथमिक शिक्षक संवर्ग में आया करते थे, आरडीडी उनके बहाल करने वाले होते थे और उनमें बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। मैं समझता हूं कि आज भी सैकड़ों मामले माननीय उच्च न्यायालय में पड़े हुए हैं बुनियादी विद्यालयों के अध्यापकों के मामले में। इसलिए इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और उन विद्यालयों को या तो समान विद्यालयों के रूप में तब्दील कर दिया जाए अथवा उनको गांधी जी का जो दर्शन है उसके आलोक में उन विद्यालयों को कर दिया जाए जिससे कि स्थितियों में सुधार हो। महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मंचन का बहुत बड़ा महत्व है, कला का महत्व है। और डॉक्टर मैनेजर पांडे जी कहते थे और अंग्रेजों के ज़माने में मंचन से सरकार इतना डर गई थी कि उसने ड्रामेटिक्स एक्ट बनाया था नाटकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। आज सिर्फ पटना जैसे शहर में जहां काफ़ी विकास हो रहा है, अटल पथ जैसा पथ बन गया है, लगता नहीं है कि हम लोग बिहार में हैं। कभी उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहाँ किसी और बड़े शहर में बंगलोर और बम्बे जैसे में आ गए हैं। तो ये एक प्रेमचंद रंगशाला से सरकारी क्षेत्र में है और एक कालिदास रंगालय जो है वो कालिदास रंगालय निजी क्षेत्र में है लेकिन एक संस्था के द्वारा शासित है। आज प्रेमचंद रंगशाला की स्थिति बेहद खराब है और उसमें अगर सरकार उसको सम्यक तरीके से सही करे तो एक मंच इस राज्य के कलाकारों को मिल सकता है। कला की ये भूमि है और यहाँ कला को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कालिदास रंगालय को सरकार सहयोग प्रदान करके उसको कम से कम एक आदर्श प्रेमचंद रंगशाला की तरीके से उसको ढालने के संबंध में कोशिश करे तो एक बेहतर स्थिति और बन सकती है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए। राज्य के जिलों, प्रखंडों, पंचायतों में अर्धनिर्मित निर्मित जो मठ है, मंदिर हैं, उनके पास भारी जमीन है और उस जमीन का इतना दुरुपयोग हो रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उस जमीन को अगर धार्मिक न्यास परिषद अधिग्रहित कर ले और उसके रखरखाव की व्यवस्था करे तो मैं समझता हूं कि उनसे एक अच्छी आमदनी हो सकती है और उनका विकास किसी और काम में भी किया जा सकता है। इसलिए हमने इस बात को सामने रखा है महामहिम राज्यपाल के भाषण पर संशोधन पेश करते हुए कि इसके व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पटना में खास तौर से मैं देखता हूं कि वेंडरों की बड़ी विकराल समस्या है। मैं हनुमान नगर में देखता हूं जहां मैं रहता हूं कि सड़क पर ही दुकानें लगती हैं। सब्जी की दुकान तो खास तौर से सड़क पे लगती है। अगर दीघा हम लोग गुजरते हैं तो शाम में और सुबह दीघा सड़क पे इतनी सब्जी की दुकान लगती है कि वहां घंटों घंटों जाम की स्थिति हो जाती है। आवास बोर्ड के, बिहार राज्य आवास बोर्ड के पास बहुत जमीनें हैं। हनुमान नगर में आवास बोर्ड की जमीन को लोगों ने कब्जे में ले लिया। आवास बोर्ड ने उसको तोड़ाया अभी हाल में। ऐसी जगहों को अगर सरकार चिन्हित करे जो उसकी जगहें हैं और उन जगहों पे वेंडरों के लिए व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि शहर को जाम से भी निजात मिल सकता है और शहर खूबसूरत भी हो सकता है और एक जगह सारी सुविधाएं लोगों को मिल सकती हैं। ये बातें हो सकती हैं। महोदय, मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से
अभी पिछले 2020 में नगर निकाय और पंचायती शिक्षकों के लिए एक सेवा शर्त नियमावली का प्रावधान होगा। नीति आयोग ने एक बार लिखा था, अखबारों में मैंने देखा कि बिहार के स्कूल प्रधानाध्यापकों के विहीन चल रहे हैं। आज भी मैं देखता हूं कि लगभग 95% हमारे स्कूल जो हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, वो प्रधानाध्यापकों के बगैर चल रहे हैं। राज्य सरकार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देती है, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए साइकिल देती है, प्रोत्साहन योजना देती है और तरह तरह की सुविधाएं देती है। लेकिन सारी सुविधाओं के देने के बाद भी उन विद्यालयों में अपेक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसलिए भी नहीं हो पाती है कि उन विद्यालयों में कोई मुखिया नहीं है, कोई हेड नहीं है जो उसको देख सके। ये ऐसे ही है जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में सारे विभागों के सचिव और प्रधान सचिव तो हों, लेकिन मुख्य सचिव नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव पर सहमति भी दी थी और विभाग में वो बात पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई है। अब तो सेवा शर्त नियमावली में प्रावधान भी हो गया है। अगर ये स्थिति लागू की जाए, जो अर्हताधारी लोग हैं उन्हीं को प्रधानाध्यापक पर नियुक्त करने की जो भी प्रक्रिया स्वीकार की जाए, तो मैं समझता हूं कि विद्यालयों में जब प्रधानाध्यापक होंगे तो उनका संचालन, चाहे वित्तीय अनुशासन, चाहे अनुशासन, उनका और बेहतर तरीके से चल पाएगा। मेरा अपना भी अनुभव है कि हम लोग भी जिस समय पढ़ते थे तो जिस दिन प्रिंसिपल साहब चेयर पर नहीं होते थे, कोई प्रभारी होता था, उस दिन विद्यालय दूसरे तरीके से चलता था। लेकिन जिस दिन प्रिंसिपल साहब चेयर पर होते थे या कैंपस में होते थे, उस दिन विद्यालय का संचालन खूबसूरती के तरीके से चलता था और सारे लोग अनुशासित होकर रहते थे, लड़के भी और अध्यापक भी। इसलिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का सवाल कम से कम जरूर किया जाना चाहिए। सरकार ने एक अच्छी पहल की, हम लोगों की मांग थी और सरकार भी उदार थी कि उसने नए शिक्षकों के लिए ईपीएफ की योजना शुरू की, लेकिन इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया। इसको मेरी समझ से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाना चाहिए था। इससे शिक्षकों में भी एक विश्वास पैदा होता और बहुत सारे शिक्षक जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, रिटायर होते चले जाते। जी, लागू तो आप ही ने किया आप ही ने लागू किया, इसलिए तो हम तो कहेंगे ही। और एक चीज और कहेंगे महोदय कि विश्व बैंक की सहायता से सरकार ने काम और किया है कि ये जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं ये सुव्यवस्थित किए गए। ट्रेनिंग कॉलेजेस का महत्व है महोदय, वो सुव्यवस्थित किए गए हैं, सरकार ने किया है। सेकंड पॉलिसी में जो नवोदय विद्यालय खुले थे उनके लिए सरकार ने कहा था कि पे सेटिंग स्कूल्स होंगे। ट्रेनिंग स्कूल्स भी एक जमाने में पे सेटिंग स्कूल्स हुआ करते थे। 80 के दशक के पहले गर्मी की छुट्टियों में अध्यापकों का नवाचार और प्रशिक्षण महाविद्यालयों में हुआ करता था। सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जिन प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सरकार ने बेहतर स्थिति में बना दिया और शिक्षकों को ला दिया, अब वो काम करने लगे हैं, तो अध्यापकों का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण या नवाचार या प्रशिक्षण उनका होना चाहिए। मैं आपको से ये बताना चाहता हूं कि अध्यापक पैदा नहीं होते हैं महोदय, अध्यापक तैयार किए जाते हैं। आज से कुछ दिनों पहले राज्यसभा के माननीय उपसभापति महोदय जो हरिवंश जी हैं, उनका एक लेख आया था चीन के ऊपर।
उन्होंने लिखा था कि चीन अपने अध्यापकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण आयोजित करता है और दूसरे देशों से वो पढ़ाने वाले लोगों को, शिक्षा देने वाले लोगों को आमंत्रित करता है और शिक्षकों को इस तरह से तैयार करता है कि वो अपने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इसलिए हमारा ये अनुरोध है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो शिक्षकों को नवाचार दिलवाने के लिए, उन्हें प्रशिक्षण दिलवाने के लिए या नई शिक्षा नीति में जो दृष्टिकोण सामने आ रहा है उसको लेके एक प्रयास इस दिशा में शुरू किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छी बात होगी। और सेवा शर्त नियमावली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांगों और महिलाओं के लिए स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की है, ऐच्छिक स्थानांतरण की, अंतर नियोजन स्थानांतरण की। हमारा अनुरोध होगा कि ये पुरुष शिक्षकों के बारे में भी किया जाना चाहिए, क्योंकि आज राज्य में जो विद्यालय हैं उनमें हॉस्टल्स नहीं हैं। एक जमाना था जब विद्यालयों में हॉस्टल हुआ करते थे और अध्यापक उन हॉस्टलों में रहते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। आज हॉस्टल नहीं है। आज विद्यालय में अगर कोई अध्यापक रह जाता है तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंच करके सबसे पहले उसको दंडित करते हैं कि ये हाउस अलाउंस क्यों ले रहा है। एक तो अध्यापक का वेतन बहुत ज़्यादा नहीं है, महंगाई रोज बढ़ रही है, उसके आलोक में वो 30-35 हज़ार रुपये पाता है और अगर रहने की उसको कोई व्यवस्था नहीं है, अब व्यवस्थित तरीके से वो रहता है तो इसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। इसलिए पुरुष शिक्षकों को भी स्थानांतरण का अवसर मिलना चाहिए जैसे महिलाओं को मिला है। और एक और बिंदु की ओर मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि संस्कृत बोर्ड आपके राज्य में है, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड को आपने ठीक किया। मैं खत्म कर रहा हूं महोदय। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड को आपने ठीक कर दिया, लेकिन संस्कृत बोर्ड में 2-2 वर्षों के बाद परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। हाँ, करीब ठीक है, वो अच्छा है, वो व्यवस्था ठीक। और संस्कृत विद्यालय 2-2 वर्षों के बाद परीक्षा बच्चे दे रहे हैं, इसलिए उनके छात्र भाग जाते हैं। अब वहाँ पेमेंट का संकट पैदा हो रहा है। इसको ठीक ठाक किया जाए। और जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनका पेंशन उपादान का भुगतान हो नहीं पा रहा है। वो लोग चिल्ला रहे हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं, संकट उनका है। इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसलिए महामहिम राज्यपाल के भाषण पर आपने जो हमें अवसर प्रदान किया, मैंने चंद बिंदुओं की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया संशोधन प्रस्तावों के माध्यम से। और मैं अपेक्षा करता हूं कि शिक्षा राज्य के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में सरकार और ज़्यादा प्रयास करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।